परिषद के हमारे मार्गदर्शक राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय श्री श्यामलाल शर्मा जी को कि आप आएँ और हमारा सबका मार्गदर्शन करें। कुछ दिनों पहले ग्रामीण क्षेत्र में हमारा ग्राम विकास का कार्यक्रम चलता है, तो उस दृष्टि से गांव में जाने का अवसर मिला। सायंकाल लगभग 5:30-6 बजे का समय, जंगल से चढ़ती हुई गायें नियत समय पर, नियत घर में और उनके नियत स्थान पर अपने आप आ रही थी। मैंने उनसे पूछा, जी इस गाय को ये कैसे पता चला? मेरा घर है, इस समय मुझे पहुंचना है और ये मेरा स्थान निश्चित है जिस पर मुझे जाके विश्राम करना है, भोजन करना है। उन्होंने कहा, ये गांव की संस्कृति है। अभी हमारे इस क्षेत्र का, रीजन का ये जो अधिवेशन है, ऐसे ही किसी और अधिवेशन में मैं गया था। वहां भोजन से पहले सूचना जैसे ये अभी बताई गई है, ऐसे ऐसे स्टॉल लगी हुई हैं। आपको जिसको इच्छा है वो साड़ी खरीद सकता है, जिसको इच्छा है वो मिठाई खरीद सकता है, जिसको पुस्तकें खरीदनी अच्छी लगती हैं वो पुस्तकें खरीद सकता है। आप खरीद सकते हैं। तो हमारी बहनें तो खरीदने के लिए आती ही हैं ज्यादातर। मंच पर क्या चल रहा है उससे उनको पता ही नहीं चला। उन्होंने कहा, वहां घोषणा हुई है इसलिए खरीदारी कर आते हैं। यही माहौल मुझे यहां भी दिखाई दे रहा है। गाय तो अपने नियत समय पर, नियत स्थान पर, नियति से एक जानवर आ सकता है, पर मैं ये देख रहा हूं कि यहाँ आने जाने का क्रम बराबर बना हुआ है। किसी का भी समय तय नहीं है, कोई क्यों आया है ये उसको पता नहीं है, क्यों लाया गया है ये भी उसको पता नहीं है। तो ये विचारने का विषय, आए हैं या लाए गए हैं, शायद ये विचारने का विषय है। सोचिए, करीब 650 डेलीगेट्स को आना था। ये जो सभागार नीचे का है, इसकी कैपेसिटी लगभग 400-450 है। कभी कभी तो पूरा भरा हुआ दिखाई देता है। 15-20 मिनट बाद जरा वापस गर्दन उठा के देखो तो 10-20% खाली हो जाता है। फिर थोड़ा गर्दन नीचे की, वापस देखा तो एक झुंड आता हुआ दिखाई देता है। उसके 2 मिनट बाद एक झुंड उठ के जाता हुआ दिखाई देता है। वास्तव में गंगा तो बहती रहनी चाहिए, उसकी पवित्रता, उसकी शुद्धता बहते रहने से ही है, टिकना नहीं है। इसलिए ये विचार करने का विषय है। उस अधिवेशन में उन्होंने दरवाजा बंद कर रखा था। उन्होंने कहा, जितने भी दरवाजे उनको बंद कर दो, क्योंकि ये गाय तो है नहीं, गाय तो समझदार जानवर है। कुछ ऐसे होते हैं जिनकी सीमाएं नहीं होती हैं, वो कभी भी उठ चल देते हैं, इसलिए उनके लिए दरवाजा बंद करके रखना पड़ता है। तो उन्होंने दरवाजा बंद करके रखा था। पर यहाँ वाले बड़े समझदार हैं। इन्होंने कहा, दरवाजा बंद नहीं करना चाहिए, आने दो, जाने दो, ठीक रहेगा, आबो हवा बदलती रहती है। ये एक दृश्य जो हमारे सामने दिखाई दे रहा है। इतने वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं अपने अपने क्षेत्र में, उनकी एक विशिष्ट पहचान है। उनको देख करके आवाज बात नहीं बनी, क्यों बात कर रहे हैं? आप सबकी अपनी विशिष्ट पहचान है। आपको देखकर, आपको समझकर, आपके इलाके के, आपके कस्बे के, आपके शहर के लोग प्रभावित होते हैं और प्रभावित होकर के वो भारत विकास परिषद को आपके माध्यम से समझते हैं। जिनको आप समझाने में सफल हो जाते हैं वो लोग आपके साथ में खड़े हो जाते हैं, और जिन्हें हम नहीं समझा पाते वो फिर और समय लेते हैं। तो इसके लिए महत्वपूर्ण विषय जो है वो ये है कि हमें समझाने के लिए
अपने आप को तैयार करना है। वो तैयार करने के लिए जो लगन हमारे मन में है या होनी चाहिए, वो है या नहीं, इसका मूल्यांकन हमको अपने दैनिक जीवन में, अपने आचरण में, अपने व्यवहार में और अपने साथी लोगों के साथ मिल करके ये एक जांच का विषय बनता है। देखना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ, मेरा प्रभाव कितना है। जैसे मैंने अभी सुबह कहा था ना कि प्रभाव और दुष्प्रभाव, प्रभाव से लोग जुड़ जाते हैं और दुष्प्रभाव अगर होता है तो सौदा घाटे का हो जाता है। हम घाटे का सौदा करने के लिए तो काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए सौदा तो हमें लाभ का ही करना है। उसके लिए जिस प्रकार के दुष्प्रभावों को पैदा करने वाली प्रवृत्तियां हमारे मन में, हमारे कर्म में, हमारे आचरण में कभी आ जाती हैं, उनको हमें निश्चित रूप से दूर करना पड़ेगा। अब मैं ये कह तो रहा हूं, सुधारने की कोशिश होती है, कह करके सुधारने की बात होती है, लेकिन एक संत एक राम कथा में कह रहे थे, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, उन्होंने कहा जैसा है वैसा ही स्वीकार कर लो, ठीक रहेगा। हम सुधारने के पीछे पड़ जाएंगे तो हमारी पूरी ताकत सुधारने में ही लग जाएगी। एक नवयुगल दंपत्ति का जब संबंध होता है और शादी विवाह होता है तो एक दूसरे से बहुत अच्छी तरीके से परिचित नहीं होते हैं, लेकिन विवाह हो जाता है। विवाह होने के बाद में वो एक दूसरे के प्रभाव को तो स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन संत कहते हैं कि अगर आपने उनके स्वभाव को भी स्वीकार कर लिया तो जीवन बहुत आराम से कटता है। और अगर हमने एक दूसरे के स्वभाव को बदलने का संकल्प कर लिया कि बदल के ही मानूंगा या मानूंगी, तो समझ लीजिए कि संघर्ष ही संघर्ष है, फिर स्थायित्व आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए सुधारने की कोशिश नहीं करनी है हमको, जो जैसे हैं वैसे ठीक है, हमने उसको स्वीकार भी कर लिया है। ये बात सच है कि भाई जो जैसा है उसको स्वीकार कर लीजिए और सुधारने का हमें प्रयत्न नहीं करना है। लेकिन हम जिस काम को लेकर के चले, अपने आप को प्रस्तुत करना, अपना परिचय देना, कैसे परिचय देते हैं, तो परिचय में जो अंतर दिखाई देता है वो दिखाई नहीं देना चाहिए। सामने वाले की जो स्थिति है, स्टेटस है, उसके हिसाब से आप अपने आप को उस लेवल पर ले आइए और फिर जब आप उससे संवाद करेंगे तो उसकी स्वीकार्यता बहुत अधिक बढ़ जाती है। अगर हमने अपने आप को बहुत दूर रखा स्टेटस के माध्यम से कि मैं इस ऊंचाई पर हूँ, वो उस नीचाई पर है, और फिर मैं उससे बातचीत करने का प्रयत्न करूंगा तो वो संवाद बैठेगा नहीं। भगवान बुद्ध जब इस प्रकार एक यात्रा पर निकले थे तो एक भारद्वाज नाम के किसान के खेत के पास से निकल रहे थे। उन्होंने उस किसान से उसका परिचय पूछा कि मैं भारद्वाज किसान हूं, आप कौन है? कि मैं तो संत हूं, लेकिन मैं भी किसान हूं। तो वो चक्कर में पड़ गया। उन्होंने कहा संत और किसान, मेरे पास खेती है, जिस खेती का मैं मालिक हूं, वहां मैं खड़ा हुआ हूं, मेरे बैल काम कर रहे हैं, खेत जोत रहा हूं। और भगवान बुद्ध कहते हैं मैं भी किसान हूं। तो वो कौतूहल बस उसने भगवान बुद्ध से पूछा कि कृपया ये बताने का कष्ट करें, आपने कहा मैं संत हूं, संत का कोई ठिकाना नहीं होता है, कोई स्थायी स्थान नहीं होता है, फिर आप किसान कैसे हो गए? आपके खेत कहाँ हैं? तो भगवान बुद्ध ने कहा मेरे खेत लोगों के हृदय हैं। चक्कर में पड़ गया, हृदय हैं तो महाराज आप उसमें बीज कौन सा बोते हो? तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि मैं उनके हृदय में विश्वास का बीज बोता हूं। तो फिर खाद कौन सा डालते हो? उन्होंने पूछा खाद कौन सा डालते हो? तो उन्होंने कहा कि ये जो विश्वास का जो मेरा बीज है, इस पर मैं अपने परिश्रम का खाद डालता हूं, साधना का खाद डालता हूं। खेत है, उसमें उनका बीज डालते हैं, बीज एक विश्वास का डालते हैं, साधना का उसमें खाद डालते हैं, और फिर आगे कहते हैं
कि करुणा के पानी से, करुणा से मैं उसका सिंचन करता हूं, तब जाकर के एक प्रेम की खेती पैदा होती है, प्रेम की फसल होती है। ये जो भारत विकास परिषद के कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में अनजान जगह पर काम करते हैं, अनजान लोगों के बीच में जाके काम करते हैं, वो अपने आप को उस लेवल पर लेकर के जाते हैं जिससे जैसा है वैसा ही अपने आप को प्रस्तुत करके, और अंततोगत्वा वास्तव में ये खेल तो पूरा संवेदना का ही है, ये खेल तो पूरा करुणा का ही है। अगर हमने करुणा और संवेदना को समझ लिया, धारण कर लिया, तो इसके माध्यम से अनुराग और प्रेम तो निश्चित रूप से उत्पन्न होना ही है। जब प्रेम उत्पन्न हो जाता है तो प्रेम एक ऐसी शक्ति है जो मृत को जीवित कर देती है। प्रेम एक ऐसी शक्ति है जो अपने आप को हारा हुआ मान लेता है और बैठ जाता है, लेकिन फिर प्रेम की ताकत के कारण वो वापस खड़ा होकर के विजय को प्राप्त कर सकता है। इसलिए भारत विकास परिषद जो समाज में जिस प्रकार का काम करने के लिए आगे जाना चाहती है, जा रही है, उसमें हमें अपने आप को किस प्रकार से प्रस्तुत करना है, इसको हमें भली भांति समझ लेना चाहिए। और कई बार जब हम काम करने के लिए जाते हैं तो लगता है कि मैं अकेला तो बहुत काम कर नहीं सकता, मुझे तो अच्छे सहयोगी कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है। कार्यकर्ता कहाँ से लाऊंगा? कई ऐसा भी जवाब देते हैं कि बहुत मेहनत की भाई साहब, 10 बार हमने कोशिश की लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। कई बार हमारी सोच पीड़ित हो जाती है। सोच को पीड़ित नहीं होने देना है। ये जो विश्वास, अटल विश्वास लेकर के काम करने के लिए निकलना है, क्योंकि ये तो तय है, विजय तो हमारी ही होनी है। केवल धैर्य रखना और विश्वास के साथ काम करते चले जाना, बस इतना ही हमको करना है, इसकी ज़्यादा और आवश्यकता नहीं है। कई बार ऐसा अनुभव आता है, एक विदेशी कंपनी थी जूतों की, आगरा में तो जूते बहुत बनते हैं। कल बात चली थी कि यहाँ दो चीजें हैं, जूते, और उन्होंने कहा कि एक और कौन सी चीज है, कि एक है यहाँ की पेठा और दाल मोठ। तो मजाक में किसी ने कहा दोनों ही खाने की है। फिर उन्होंने करेक्ट किया, नहीं, एक खाने की है, एक पैरों को बचाने की है। ये ठीक है, समझ की बात है। तो जूतों की कंपनी ने विदेश में अपना कारोबार स्थापित करने की योजना बनाई। उन्होंने अपने जो टेक्निकल एडवाइजर्स होते हैं उनको भेजा कि जाइए वहाँ का सर्वे करके आइए और बताइए कि हम वहाँ एक कंपनी डालना चाहते हैं, तो हमको उसमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो वो जो उनका मार्केटिंग मैनेजर था वो गया, सर्वे किया, उसने देखा कि उस खूब ढूंढ ढांड के आकर के उसने वो कुछ दिनों बाद में आया, आकर के उसने बताया, आपने रिपोर्ट दी, रिपोर्ट में कहा जी कि वहाँ कोई फैक्ट्री नहीं चल सकती। कि क्यों? कि वहाँ तो लोग जूता पहनते ही नहीं, नंगे पैर ही घूमते रहते हैं। अब वहाँ आपकी कंपनी कैसे चलेगी, कैसे माल बिकेगा? इसलिए कोई मतलब नहीं है फैक्ट्री खोलने का। फिर एक भारत विकास परिषद के कोई कर्मठ कार्यकर्ता, वो भी मार्केटिंग में थे लेकिन थे भारत विकास परिषद के, उनको भेजा कि यार इनको भेजो, ये भारत विकास वाले बड़े चतुर चालाक होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, ये जंगल में भी काम खड़ा करने की क्षमता रखते हैं, जरा इनको भी भेजो। तो भारत विकास के जो मार्केटिंग मैनेजर थे उनको भेजा, वो भी घूम फिर करके आए और उन्होंने कहा जी बिल्कुल बहुत अच्छी फैक्ट्री चल सकती है। एक बात तो ठीक है, वहाँ के लोग जूते नहीं पहनते, नंगे पैर घूमते हैं, लेकिन अगर उनको ये समझा दिया गया कि जूता पहनने के बहुत सारे लाभ हैं, ये आपके शरीर के लिए उपयोगी है, तो फिर देखिए आपको घर घर में जूता बिकेगा, इसलिए आपकी फैक्ट्री बहुत अच्छी चलेगी। उन्होंने उसको डेप्यूट करके और वहाँ का इंचार्ज बनाकर फैक्ट्री डाली और फैक्ट्री चली। ये सोच का अंतर है। हम अपने कई सारे स्थानों पर कई सारे कार्यकर्ताओं के बारे में इस प्रकार की सोच अनावश्यक रूप से बना लेते हैं। सोच अगर पॉजिटिव हो, रचनात्मक हो, कोई चीज ऐसी नहीं है, कोई कार्यकर्ता ऐसा नहीं है जो अनुपयोगी हो। उसको दृष्टि देने की जरूरत है और हमारा काम दृष्टि देना ही है। कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि बहुत काम कर रहे हैं, बड़े लोग हो गए हैं, सेवा का काम तो हम ही करते हैं, बाकी क्या है देखिए
बड़े बड़े बैनर लगते हैं, बैनर के नीचे 4-6 आदमी कार्यकर्ता पानी पिलाते हैं, राशन बांटते हैं, भोजन बांटते हैं और फोटोग्राफ होता है और बड़ी रैली होती है। लेकिन जरा गहराई से जाइए कि क्या अंतर मन से, अंतर प्रेरणा से प्रेरित होकर के हम बिना दिखावे के भी काम करने के लिए कभी आगे बढ़ सकते हैं क्या? ये तो आगरा नगरी है। एक मोची थे आपके यहाँ, आगरा की बात है। हमारे एक भारत विकास परिषद के ही कार्यकर्ता अपना जूता ठीक कराने उनके पास गए। जूता ठीक होने में थोड़ा समय लग रहा था। जब जूता ठीक करने का पूरा हुआ भी नहीं था कि इतने में एक ऐसा फटेहाल गरीब कृषकार है, पैरों में चप्पल नहीं, और उस मोची के पास आकर के खड़ा हो गया। मोची ने उसकी तरफ देखा, अंदर से एक पोटली निकाली, उस पोटली में से 2 रोटी और उस पर लाल मिर्ची डाल के और उसे कहा, पानी भर के लाके दिया कि आज सब्जी नहीं लाया हूं, मिर्ची से ही खा लेना। वो आदमी उन 2 रोटियों को खाकर, पानी पीकर और चला गया, और ऐसे गया जैसे दोनों एक दूसरे को जानते हैं। वो आया, उसने अपना काम किया, भोजन किया और भोजन करके चला गया। जो अपने लोग, अपना कार्यकर्ता वहां देख रहा था, उसने कहा, भाई आप इसको जानते हो, कौन है ये? उसने कहा, नहीं जानता हूं। तो ये क्यों आया है? कि ये रोज इसी प्रकार से आता है। तो फिर तो आप रोज डबल खाना लेके आते होगे। उसने कहा, नहीं, मेरे पास इतना कहाँ है, मैं पूरे घर का भी पेट नहीं भर पाता हूँ, इसलिए जितना लाता हूँ उसमें से आधा उसको दे देता हूँ। लेकिन उसके चेहरे पर बड़ा संतोष का भाव रहता है। नहीं कुछ होते हुए भी, बिना कुछ मांगे, बिना कुछ प्रदर्शित किए हुए, एक इतना छोटा व्यक्ति वो गरीब कैसे हो सकता है? उसने सोचा कि भाई तुम गरीब नहीं हो, तुम तो हमारे जैसे हजारों लोगों से अमीर हो। हम देते समय सोचते हैं, तोलते हैं, कहाँ देना चाहिए, कहाँ ज़्यादा नाम होगा, कौन से मंच से देना चाहिए, बड़ी बड़ी बातें होती हैं। तो देने की जो प्रवृत्ति है, ये हमारा संस्कार है। अपने यहाँ तो कहा गया है कि दाहिना हाथ दे तो बाएं को पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन आजकल होड़ चलती है। हम उसके पीछे एक तर्क देते हैं, और तर्क ये देते हैं कि मुझे देता हुआ देखकर दूसरे लोग प्रेरित होंगे ताकि वो देने लग जाए। तो मन को संतुष्ट करने के तो बहाने हजार हो सकते हैं, लेकिन ये जो मूल हमारी सनातन सोच है उसके अनुरूप नहीं है। तो इसलिए ये जो इस प्रकार की भावनाएं काम करने के लिए जो हमें प्रेरित करती हैं, वो हमारे मूल संस्कार हैं। और उन संस्कारों से प्रेरित होकर के ही हम जो काम अकेला नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हम हजारों लोगों को जोड़ने का प्रयत्न करते हैं। और जब वो सम विचार के लोग, समभाव के लोग एक साथ मिलकर के काम करने के लिए चलते हैं, तो फिर असंभव से काम संभव हो जाता है। भारत विकास परिषद इन्हीं बातों को, इन्हीं विचारों को, यही तो चीज़ें हैं जो हमको नित्य रोज प्रेरित करती हैं काम करने के लिए। और इसलिए हम सब काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे को सहयोग करते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि कुछ कार्यकर्ता बहुत ही अनुपयोगी हैं, 4 बार कहते हैं सुनते नहीं हैं, मानते भी नहीं हैं, उनका लेवल उतना नहीं है। कई बार ऐसा हो जाता है, लेकिन लोग तो सभी हमको चाहिए, हर प्रकार के चाहिए। कहते हैं कि कुछ काम करने वाले लोग भी तो चाहिए, नहीं काम कौन करेगा? जिनका नाम हो ऐसे लोग भी हमारे साथ में जुड़ने चाहिए, और फिर जिनके पास में कुछ है देने को वो भी जुड़ने चाहिए, नहीं तो उसके बगैर काम कैसे चलेगा? तो कुछ नाम के हों, कुछ काम के हों, कुछ दाम के हों, इनका सम्मिश्रण बना के हमको सबको साथ में लेके चलना है। ये तो अपनी पद्धति है, करना भी पड़ेगा, क्योंकि समाज का बड़ा काम करने के लिए चले हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी है ना कि कोई काम का भी नहीं है, काम के तो सभी होते हैं, छोटा आदमी भी काम का होता है। अमेरिका में एक दशक के हम सभी सुधी कार्यकर्ता अपना बहुमूल्य समय परिवार से निकालकर, अपने व्यवसाय से निकालकर इस संगठन को पोषित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए, यशस्वी बनाने के लिए कर रहे हैं। उसके लिए हमारा स्वयं का मानसिक समर्पण, मैं जो भी हूँ, जितना भी हूँ, जितना बड़ा भी हूँ, कोई फर्क नहीं है, हम सब बराबर के हैं, सब कार्यकर्ता मेरे अपने हैं,
सबको सम्मान देते हुए, एक दूसरे को इज्जत देते हुए, उसको बल्कि ढाढ़स बधाते हुए और उसको प्रोत्साहित करते हुए आगे चलना चाहिए। चलेंगे, काम बढ़ेगा। और इसलिए बड़े बड़े प्रकल्प जो अब हमने आगे कल्पना की है वो हम निश्चित रूप से पूरे कर पाएंगे। अभी हमारे सभी प्रांतों ने अपनी अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं। पूरे देश में प्रवास करने का अवसर मिलता है। आगरा का नाम बड़ा सुना हुआ है। बहुत दिनों से यहाँ इस प्रकार का काम होता था कि लोग बाहर से आते थे, ठीक होकर जाते थे। अब ऐसा लगता है कि आगरा पूरा ठीक हो गया है। जब अपने अपने प्रोजेक्ट्स बता रहे थे, आगरा, मुझे स्मरण आता है कि आगरा आर्थिक दृष्टि से बड़ा संपन्न महानगर है, ऐसा लोग कहते हैं। पर जो रिपोर्ट सबमिट की गई उससे मुझे बड़ा ऐसा लगा कि अगर कोई सबसे गरीब स्थान है तो वो आगरा है। आयोजन बड़ा भव्य है, इसमें कोई दो मत नहीं। खान पान श्रेष्ठ है, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। आओ भगत भी पूरी है, जैसे होती चाहिए, उससे भी ज्यादा कोई कल्पना नहीं कर सकता, वैसी है। पर जब सेवा के क्षेत्र में कोई कीर्तिमान स्थापित करने की बात होती है, उदाहरण देने की बात आती है, तो फिर मुझे लगता है कि आगरा सबसे करीब है। आगरा के माननीय अध्यक्ष जी यहाँ बैठे हैं। पिछले दिनों मेरा आगरा आना हुआ था, तो मैं घर जाकर के मुझे मिलने का भी अवसर मिला। तो पूरा समय था, इसलिए बहुत गंभीरता से बातचीत भी हुई। इतना बड़ा शहर, छोटे छोटे स्थानों पर इतने प्रभावी प्रकल्प चलते हैं सेवा के, जिसके नाम से लोग सैकड़ों किलोमीटर तक जानते हैं कि भारत विकास परिषद है। अब आगरा में तो गजक और तो दाल मोठ और जूतों के अलावा भारत विकास का नाम ही नहीं आता। क्या भारत आगरा के लोग कोई ऐसी कल्पना कर सकते हैं क्या? एक चैलेंज है, क्या उसको स्वीकार कर सकते हैं क्या? क्या आपके मन में कभी ऐसी पीड़ा होती है क्या कि छोटे छोटे, जिसकी 50-50 हज़ार, 1-1 लाख, 2-2 लाख की आबादी है जिन नगरों की, उन्होंने इतने अच्छे अच्छे काम प्रारंभ कर रखे हैं कि देख करके हम अचंभित हो जाते हैं। पिछले दिनों अम्बाला जाना हुआ था, पटियाला जाना हुआ, पठानकोट जाना हुआ। अब ये कोई बहुत बड़ी आबादी नहीं है। मैंने कहा अम्बाला की आबादी कितनी है, पठानकोट की आबादी कितनी है? 4-4, 5-5, 6-6 लाख की आबादी है सब मिला के। और वहाँ हर शाखा का परमानेंट प्रोजेक्ट भी ऐसा कि उनके यहाँ 200, 400, 500 रोगी प्रतिदिन आते हैं। उनकी लेबोरेटरी, उनके डायग्नोस्टिक्स, उनके ओपीडी हैं, उनके और जाने क्या क्या काम वो करते हैं, लेकिन भीड़ लगी रहती है। तो मैंने किसी से पूछा, एक बाजार में निकल रहे थे तो मैंने वैसे ही जानकारी करने के लिए दुकानदार से पूछा कि कोई भारत विकास परिषद है क्या यहाँ, कोई जानते हो क्या आप? अरे हाँ हाँ साहब, भारत विकास परिषद पे तो डॉक्टर बैठते हैं, भीड़ लगती है, बड़ी देर में नंबर आता है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। भारत विकास परिषद तो वो है, हॉस्पिटल है उसका। क्या आगरा में आप सब बैठे हैं, आगरा के बहुत लोग हैं, 18-20 शाखाएं हैं, मजबूत कार्यकर्ता हैं, आप सभी मजबूत सदस्य परिवार हैं। क्या आप अपने इस प्रांत की कोई प्रेरणा केंद्र बन सकते हैं क्या? क्या आगरा को देखकर, आगरा के काम को देखकर, आगरा के कार्यकर्ताओं के योगदान और समर्पण को देखकर बाकी लोग प्रेरणा ले सकते हैं क्या? इस प्रकार की कोई हम कल्पना कर सकते हैं क्या? जरा, लेकिन ये तो हिम्मत वाले ही कर सकता है ऐसा काम। आगरा वाले, हिम्मत वाले शायद दिखाई नहीं देते हैं। प्रमोद जी ने तो कहा था कि हिम्मत वाले तो हैं, पर इन्होंने कहा कि पूरी शक्ति अधिवेशन भी लग गई है। अब तो 2-3 साल बाद जाकर के हम जरा रिलैक्स हो जाएंगे, थकान मिटाएंगे, फिर एक नए प्रोजेक्ट की कल्पना करने वाले हैं। तो प्रमोद जी बैठे हैं, वैसे ये मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखेंगे, अभी बाद में मेरे से कहेंगे कि भाई साहब चिंता मत करिए, अब हम 2-4 दिन बाद ही हमारे यहाँ के प्रमुख लोगों की, आवश्यक नहीं है कि वो दायित्वधारी हों, लेकिन प्रमुख लोग हैं, बहुत सारे नाम मैं देख रहा हूँ सामने बैठे हुए हैं, वो एक एक अपने आप में संस्था है, उनमें एक एक में इतनी क्षमता है, उनके पास इतनी संपन्नता है
इतना बड़ा दिल उनका है, किसी ने उनको टटोला ही नहीं, कोई उनके दरवाजे गया ही नहीं, किसी ने उनको योजना दी ही नहीं। अब कोई बताएगा ही नहीं, योजना भी नहीं होगी तो देने वाला देगा किसको? इसलिए कुछ अच्छी योजना बनाकर इतने सारे लोग बैठे हुए हैं जो देना चाहते हैं, हम उन तक पहुँचे नहीं हैं, पहुँचने का प्रयास करें और एक संकल्प लें कि साल भर बाद उदय अपने आगरा में कोई न कोई ऐसा भी ना प्रोजेक्ट खड़ा होगा जो 2-5 साल की मेहनत के बाद में एक आइकॉन बन जाएगा, लोग उसका उदाहरण देंगे, उसके नाम से आगरा जाना जाएगा भारत विकास के लिए। ऐसा कुछ हम कर जाएं तब तो बात है, नहीं तो रोज का काम तो रोज दुनिया ही करती है। इसलिए कुछ तो ऐसा कर जाइए, कबीरा जब हम पैदा भये जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसें जग रोए। आपको लोग याद रखें, यही आपसे प्रार्थना करते हुए आपकी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।